डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 207 पावर सिस्टम 1 के ई लेक्चर की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी यूनिट नंबर 2 के टॉपिक नंबर 2.7 को। यूनिट 2 है हमारी थर्मल पावर प्लांट। टॉपिक 2.7 में इंक्लूड करेंगे हम एश हैंडलिंग, वेज ऑफ एश डिस्पोजल, डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस्ड इन हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ एश, चीफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड एश हैंडलिंग प्लांट्स और टाइप्स ऑफ मॉडर्न एश हैंडलिंग सिस्टम्स यूज्ड इन लार्ज स्टीम पावर प्लांट्स। एश हैंडलिंग, जो हमारा कोल हम यूज में लेते हैं थर्मल पावर प्लांट में, उस कोल में एक काफी मात्रा में एश होती है जब उसको बर्न किया जाता है। और ये कोल की में कितने अमाउंट ऑफ एश लेफ्ट ओवर बचेगी हमारे पास, वो डिपेंड करता है कि हम किस ग्रेड का कोल जो है वो काम में ले रहे हैं। अगर हम पुअर क्वालिटी कोल काम में लेते हैं तो जो एश बचती है वो 40% के लगभग बचती है, और अगर हम हाई ग्रेड कोल काम में लेते हैं तो एश जो है वो 5% के अराउंड बचती है। तो जनरली जो है थर्मल पावर प्लांट्स में लो ग्रेड जो है कोल वही काम में लिया जाता है। तो डेली हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ टन्स जो है वो एश डिस्पोज के लिए रेडी हो जाती है। अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक मॉडर्न 2000 मेगावाट का अगर स्टीम प्लांट है तो वो एक दिन में लगभग 5000 टन्स जो है वो एश प्रोड्यूस करेगा। इस एश को बॉयलर से रिमूव करना और फिर इसको सूटेबल साइट पे डिस्पोज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसको हैंडल करने के लिए हमें एक बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इस एश को कैसे डिस्पोज किया जाता है और किन इक्विपमेंट्स के थ्रू डिस्पोज किया जाता है, उसे ही हम आज अपने इस आगे वाले टॉपिक में कवर कर रहे हैं। एश हैंडलिंग सिस्टम जो है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसके ऑपरेशन को। उसमें इंक्लूड हो जाएगा हमारा रिमूवल ऑफ एश फ्रॉम द फर्नेस एश हॉपर्स, फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ दिस एश टू अ फील्ड और स्टोरेज, और उसके बाद हम करते हैं डिस्पोजल ऑफ स्टोर्ड एश। उस वेस्टलैंड में हम अपनी एश को डिस्पोज कर सकते हैं। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो अपने लो लाइंग एरियाज जो होते हैं, जो गहरे गड्ढे टाइप जमीन होती है, उसको लेवल करने के लिए ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ले लेते हैं एश को। या फिर पावर प्लांट में जो मिल्स होती हैं जिसमें से हमने कोल निकाला होता है, उसमें से जब खाली मिल्स बच जाती है, कोल माइंस बच जाती हैं, तो उस कोल माइंस में भी हम उस एश को डिस्पोज कर सकते हैं। या फिर बड़े गहरे गड्ढे खोदे जा सकते हैं जहां पे हम अपनी एश को डाल सकते हैं, और जब वो गड्ढा भर जाता है तो उसके ऊपर मिट्टी की एक परत डाल दी जाती है और उसके ऊपर पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं और एक दूसरा गड्ढा खोद लिया जाता है। गड्ढा खोदने पे जो हमें अंदर की अच्छी मिट्टी मिलती है उसको फिर हम दूसरी साइड्स पे भेज देते हैं जहां पे उस मिट्टी का भी यूज हो जाता है। अगर हम समुद्र से उत्पन्न कोयला मीन्स सीबॉर्न कोल को काम में ले रहे हैं तो एश को डिस्पोज करने के लिए हम पानी की सहायता ले सकते हैं। बैराज के थ्रू एश जो है वो समुद्र में पानी के फ्लो के थ्रू डिस्पोज कर दिया जाता है। फिर डिफिकल्टीज क्या क्या एक्सपीरियंस की जाती है एश हैंडलिंग प्लांट में। जो एश हमारी फर्नेस से बाहर निकलती है वो बहुत गर्म होती है, इसलिए उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक हैंडल करना पड़ता है। जो राख हमें मिलती है वो डस्टिंग होती है, वो एक इरिटेटिंग एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करती है और उसको हैंडल करने में भी थोड़ा सा कष्ट हो जाता है। एश जो है निकलती है वो हमारी
कंटेनर्स को भी वियर एंड टियर करती है, उनका टूट फूट होता है हमारे कंटेनर्स का। ऐश जब बर्न होती है तो उसमें से पॉइजनस गैसेस भी मिलती हैं जो कि एसिडिक होती हैं और पानी में मिक्स होने के बाद जंग लगने वाली समस्या भी पैदा कर देती है। फिर इसमें साथ के साथ क्लिंकर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि एक साथ बड़े बड़े टुकड़ों में इकट्ठे होके बड़े बड़े गांठों के रूप में वो ऐश इकट्ठी हो जाती है। एक गुड ऐश हैंडलिंग प्लांट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? एक अच्छे ऐश हैंडलिंग प्लांट में एक मिनिमम पर्सनल अटेंशन की जरूरत होनी चाहिए और उसमें वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो बड़े साइज के क्लिंकर्स, डस्ट और जो कालिक होती है उसको भी हैंडल कर सके। फिर ऐश हैंडलिंग प्लांट की ऑपरेशन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए। ऐश हैंडलिंग प्लांट की कैपेसिटी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि वो पावर प्लांट में जो है वो ऐश के डंप्स को लगने से रोक सके। जो ऐश है उसको स्पीडली या जल्दी ही हमें डिस्पोज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे ऐश हैंडलिंग प्लांट को। ऐश हैंडलिंग प्लांट की ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो ड्राई और वेट दोनों तरह की ऐश को हैंडल कर सके। ऑपरेशन के टाइम वो मिनिमम नॉइज क्रिएट करे और जो धूल का खतरा होता है या जो धूल वाला एटमॉस्फेयर होता है वो कम होना चाहिए। मॉडर्न ऐश हैंडलिंग सिस्टम जो है जो हमारे लार्ज स्टीम पावर प्लांट्स यूज में लेते हैं वो है हमारे बेल्ट कन्वेयर या बेल्ट सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम जिसको हम वायु के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम ये पानी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, स्टीम जेट सिस्टम मतलब भाप से जो हमारे ऐश को डिस्पोज किया जाता है वो स्टीम जेट सिस्टम कहलाता है। बेल्ट कन्वेयर सिस्टम, बेल्ट कन्वेयर्स में ऐश को ठंडा करने के लिए एक बेल्ट कन्वेक्टर के ऊपर पानी की सील के थ्रू गिराया जाता है और फिर बेल्ट के ऊपर डंपिंग साइट पर ले जाया जाता है। ये जो है हमारा बेल्ट कन्वेयर सिस्टम ये एक कंटिन्यूअस हैंडलिंग सिस्टम है और जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो कम होता है। बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में 0.3 मीटर पर मिनट की स्पीड के साथ पर आवर जो है वो लगभग 3 टन्स ऑफ रॉक जो है या 3 टन्स ऑफ ऐश जो है उसको डिस्पोज किया जा सकता है। इसमें बेल्ट की जो लाइफ है नॉर्मल कंडीशंस में 5 इयर्स के अराउंड होती है, उसके बाद हमें बेल्ट चेंज करनी पड़ती है। और ये वाला जो सिस्टम है बेल्ट कन्वेइंग सिस्टम ये स्मॉल पावर प्लांट्स तक ही लिमिटेड रहता है। ये हमारा एक बेल्ट कन्वेयर सिस्टम है। बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में ये ऐश जो है ये ऐश डाली जाती है और ये हमारा एक वाटर ट्रॉफ है, इसके थ्रू ऐश और पानी जो है वो मिक्स हो जाते हैं, ऐश ठंडी भी हो जाती है और फिर यहाँ से ऐश जाके पुली के ऊपर ये ओवरहेड बंकर्स जो है ये यहाँ आ जाती है और ये साइकिल जो है इस तरीके से रिपीट होती रहती है। न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम में जो एयर है हमारी उसको मीडियम की तरह काम में लिया जाता है और पाइप्स के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस में ये एयर जो है ये फ्लो की जाती है। जो ऐश निकल रही है वो बॉयलर से क्रशर में भेजी जाती है और वहां से फिर उनको कन्वेइंग पाइप्स में भेजा जाता है। एयर को सक किया जाता है डिलीवरी एंड पर इन पाइप्स में से और जिसकी वजह से ऐश का फ्लो जो है वो सेपरेटर्स में जाता है और ऐश जो है वो कलेक्ट हो जाती है हमारे हॉपर्स में। जो डस्टी एयर प्रोड्यूस हो रही है उसको फिर फिल्टर किया जाता है और उसको बाद में एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट फैन। जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है उसकी जो ऐश हैंडलिंग कैपेसिटी है
वो लगभग होती है 5 to 30 टन्स ऑफ एश पर आवर। एडवांटेजेस ऑफ हमारे न्यूमेटिक सिस्टम क्या होगा? न्यूमेटिक सिस्टम का मेन एडवांटेज है कि जो हमारी ऐश है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी कर सकते हैं हम लोग, और इसमें जो हमारे पास जो धूल का खतरा होता है वो भी कम होता है। पर साथ के साथ इसमें ये डिसएडवांटेज आ जाती है कि इसमें हमारे पास पाइप्स के अंदर के थ्रू जो हमारे पास हॉट ऐश जा रही है, उसकी वजह से हमारा जो पाइप सिस्टम है उसमें वियर एंड टियर ज्यादा हो जाता है। कन्वेइंग पाइप्स में लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ जाते हैं, और जो हमारा ऑपरेशन है वो भी नॉइजी हो जाता है। इस सिस्टम में यूजुअली हम लोग वहां काम में लेते हैं जहां हमें फ्लाई ऐश को डिस्पोज करना होता है। ये हमारा फिगर है एक न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम का। न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऐश आ रही है बॉयलर्स के थ्रू। इसको यहाँ ऐश क्रशर में डाला जाता है और फिर एयर के प्रेशर के थ्रू ऐश को इन कन्वेइंग पाइप्स में ले जाया जाता है। फिर ये जो ऐश है इसको एक प्राइमरी सेपरेटर में ले जाते हैं। यहाँ से जो प्राइमरी सेपरेटर्स में से जो ऐश क्लियर हो जाती है वो हमारी इस ऐश हॉपर में आके इकट्ठी हो जाती है, और ऐश का वो पार्ट जो प्राइमरी सेपरेटर सेपरेट नहीं कर सकता है, वो पार्ट जो है वो इस ट्यूब से होते हुए हमारे सेकेंडरी सेपरेटर में चला जाता है, और सेकेंडरी सेपरेटर वाली ऐश भी हमारे फिर ऐश हॉपर में आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। फिर जो हमारे पास एग्जॉस्ट एयर बची, वो एयर जो है उसमें डस्ट भी होता है, वो एयर यहाँ पे आती है। यहाँ पे एक फिल्टर है, यहाँ उस एयर को फिल्टर कर लिया जाता है और एग्जॉस्ट फैन के थ्रू क्लीन एयर को जो है वो एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ दिया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो हाई प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम और दूसरा लो प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम। हाई प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम में हमारे पास बॉयलर्स के नीचे हॉपर्स होते हैं और उन हॉपर्स के ऊपर हमारे पास एक नोजल लगा हुआ होता है और हॉपर्स की साइड वॉल्स पे नोजल लगे हुए होते हैं। जो ऊपर की तरफ हमारा नोजल होता है, टॉप नोजल होता है, उसका काम होता है हमारी ऐश को ठंडा करना, क्विंच करना, और जो साइड में जो नोजल्स होते हैं उनका फंक्शन होता है कि एक ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस करना ऐश के लिए। ऐश और वाटर का ये जो मिक्सचर है वो फ्लो करता है हमारे हॉपर्स में, जहां उनको सेपरेट कर दिया जाता है। ऐश अलग हो जाती है और वाटर अलग हो जाता है। वाटर जो है उसको हम वापस रीयूज कर लेते हैं और जो हमारी ऐश है उसको कैरेजेस में भेज दिया जाता है डिस्पोज होने के लिए। हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है इंस्टॉल करने में भी, और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। लो प्रेशर सिस्टम जो है वो हमारा एक कंटिन्यूअस सिस्टम है। इस सिस्टम में हमारे पास जो ट्रॉफ या हम ड्रेन कहें वो हमारे बॉयलर के नीचे होते हैं और पानी को जो है वो डायरेक्टली हमारे ट्रॉफ के अंदर भेज दिया जाता है। ऐश जो है वो डायरेक्टली फॉल करती है हमारे ट्रॉफ पे और जहां पे वाटर मिक्स होता है, और फिर इस मिक्सचर को भेज दिया जाता है सम्प्स में। सम्प में वाटर और ऐश जो है उनको स्क्रीन करके अलग अलग किया जाता है। फिर वाटर को पंप बैक कर लेते हैं टू द ट्रॉफ एंड वो वापस से रीयूज हो जाता है, जबकि ऐश को रिमूव करके कैरियर यूनिट्स तक भेज दिया जाता है और वहां से ऐश हमारी डंपिंग साइट्स पे चली जाती है। स्टीम जेट सिस्टम, जेट सिस्टम में हमारे पास एक हाई प्रेशर ब्लोइंग स्टीम होती है जो उस डायरेक्शन में भेजी जाती है जिस डायरेक्शन में हमारी ऐश को ट्रेवल करना होता है। ये सारा सिस्टम जो है एक क्लोज्ड पाइप के थ्रू होता है
जिसमें ऐश और स्टीम जो है वो मिक्स होके हॉपर्स तक भेजी जाती है। जो हमारी पाइप है वो अंदर से चिल्ड आयरन या निकल अलॉय की लाइनिंग प्रोवाइड की जाती है उसमें, और इस लाइनिंग को देने का ये पर्पस है क्योंकि जो ऐश प्रोड्यूस हुई है वो एब्रेसिव होती है और एक हाई स्पीड पे ट्रेवल करती है, इसलिए अंदर हमें निकल अलॉय की लाइनिंग देनी पड़ती है। जेट सिस्टम जो है वो उन इंस्टॉलेशंस में काम में लिया जाता है जहां हमारे पास या तो स्पेस कम होती है या फिर जहां ऐश का जो ट्रेवल पाथ है वो स्ट्रेट नहीं होके घुमावदार हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से। ये सिस्टम जो है स्मॉल और मीडियम साइज के प्लांट्स में ही यूज में लिया जा सकता है। लार्ज साइज के पावर प्लांट्स में स्टीम जेट सिस्टम हम काम में नहीं लेते हैं।